नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर से यानी कि आप रेफ्रिजरेटर भी इसे कह सकते हैं, उस उपकरण से गैस को रिकवर करेंगे और वो सभी अच्छी आदतें अपनाते हुए हम उस उपकरण में गैस को चार्ज भी करेंगे यानी कि फिल करेंगे। और आपको वो कौन कौन सी तमाम अच्छी आदतें अपनानी चाहिए जिससे आपके उपकरण का परफॉर्मेंस यानी कि उसकी क्षमता, कूलिंग क्षमता भी काफ़ी अच्छी हो, जैसे एक फैक्ट्री से आए हुए रेफ्रिजरेटर या उपकरण की होती है। और आपको ब्रेजिंग करते हुए, गैस चार्ज करते हुए, रिकर्व करते हुए कौन कौन सी सावधानियां इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपको भी आर्थिक लाभ हो और हमारे पर्यावरण को भी अनावश्यक नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम किसी उपकरण पर कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम अच्छी और बुरी आदतों दोनों का समावेश करते हैं, जिससे हमें भी कई बार नुकसान हो जाता है और हमारे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो उपकरण से गैस रिकवर करने के लिए हमें रिकवरी सिलेंडर की ज़रूरत होगी, जो अभी आप सामने देख रहे हैं। ये विशेष तौर पर होते हैं रिकवरी सिलेंडर। इन पर आप सभी गैसों के नाम देख सकते हैं और उनका वजन देख सकते हैं। उसी के हिसाब से हमें गैस को रिकवर करना है। इसमें आप सिर्फ एक ही गैस रिकवर कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप कोई सी भी गैस इसमें डाल दें। इसलिए अगर कोई अन्य गैस है तो उसे निकाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से वैक्यूम कर लीजिए। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पियर्सिंग प्लायर की, या फिर आप पियर्सिंग वाल्व भी ले सकते हैं। और जो दोस्तों इस सिलेंडर का वाल्व है वो विशेष तौर पर बना हुआ है और आपको ऐसे सिलेंडरों का यूज़ नहीं करना गैस रिकवर करने के लिए, जो भी आप नीचे चित्र में देख रहे हैं। ऐसे सर्विस सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका उपकरण छोटा है तो उतनी ही क्षमता के साथ आप गैस इसमें रिकवर कर सकते हैं जो इस सिलेंडर की क्षमता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए आपको बर्फ़ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जिस विधि से हम अभी गैस रिकवर कर रहे हैं वो सिर्फ सेल्फ विधि है, यानी कि हम रिकवरी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अपनी चार्जिंग लाइन को अच्छी तरह से जाँच लीजिए, क्या वो पिन वाल्व को दबा पाएगी। और उसके बाद हम इस पियर्सिंग प्लायर से इसमें पियर्स यानी कि इसमें पर्ज करके, होल करके, जो अभी आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने हल्का सा एक छेद किया हुआ, वो पूरा नहीं किया, मैंने हल्का सा किया ताकि आपको दिखा सकूँ। इससे आगे मैंने इस छेद को पूरा कर दिया है, यानी इसे पंच कर दिया है और इसके वाल्व को ओपन कर दिया है। और फिर इस चार्जिंग लाइन के द्वारा मैं इस सिलेंडर में यह सारी गैस रिकवर कर लूँगा। ऐसा करना काफ़ी ज़रूरी है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। जो अभी आप क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे रेफ्रिजरेशन की इन गैसों का ही है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस उपकरण से गैस को रिकवर करें। अगर उपकरण का कंप्रेशर आपका सही है, कोई लीकेज नहीं है, तो आप उसे रिकवर करके, उसे रिसाइकल करके उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह विधि के द्वारा हम गैस को रिकवर करते हैं। यह 3 विधियों के द्वारा हम गैस रिकवर कर सकते हैं, पुश, पुल और ये सेल्फ हम। देखिए, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, हल्की हल्की आपको आवाज़ आ रही होगी गैस आने की। इस विधि से हम लगभग 60% के लगभग गैस रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गैस रिकवर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस विधि को अपनाना है, जिससे कि हमारे पर्यावरण में अनावश्यक नुकसान ना हो और हमें भी बीमारियों से राहत मिले। तो यहाँ से भी आप गैस रिकवर कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ड्रायर दिखाया। जो ये पियर्सिंग प्लायर होता है दोस्तों, यह विभिन्न सांचों का होता है, इसलिए आप आराम से किसी भी पाइप से गैस रिकवर कर सकते हैं। अब हम जो कार्य कर रहे हैं, हम इस पुराने कंप्रेसर को निकालेंगे। आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि हाँ, गैस पूरी तरह से निकल चुकी है। हमने कंप्रेसर को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसमें नया कंप्रेसर रखेंगे और ब्रेजिंग के कार्य को करेंगे। मैं आपको जो इसके मेन प्रोसेस होते हैं वो आपको बतलाता हूँ। आप जब भी किसी भी उपकरण में गैस भरें तो दोस्तों, आपको इन विषयों पर यानी कि इन बातों पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। अभी हम ब्रेजिंग करने से पहले पाइप को अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जो मैं बताता हूँ, जो विषय आपको ध्यान रखना चाहिए, पहला होता है ब्रेजिंग, उसके बाद दोस्तों क्लीनिंग एंड फ्लशिंग, और उसके बाद लीक टेस्टिंग, उसके बाद वैक्यूम यानी इवैक्यूएशन, और उसके बाद दोस्तों चार्जिंग और रेफ्रिजरेंट, और उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग हमारे उपकरण की। ये सभी 6 पॉइंटों पर आपको फोकस करना है। इसलिए किसी भी काम में आप जल्दबाजी ना करें। आप धैर्य से काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ब्रेजिंग करने से पहले अच्छी तरह से पाइपों के मुहानों को साफ़ कर लीजिए, एमरी पेपर से या फिर फाइल से। ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे आपका जो ब्रेज है वो काफ़ी मजबूत बनेगा और आपको एक उचित
ब्रेजिंग किट का भी इस्तेमाल करना होगा। विशेषकर हम या तो कैन वाला ब्रेजिंग किट इस्तेमाल करते हैं या फिर हम यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और वो एलपीजी वाला रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार ही रेफ्रिजरेंट ब्रेजिंग टूल्स का इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिए कि आप ऑक्सीजन और एलपीजी वाला ब्रेजिंग किट इस्तेमाल करें, तो आपका जो ब्रेजिंग है वो काफ़ी अच्छा और मजबूत होगा और उससे आपके उपकरण में भी अनावश्यक नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जब हम ब्लोअर से ब्रेजिंग करते हैं तो इसमें हमें हेल्पर की भी आवश्यकता पड़ती है कई बार, और कई बार उपकरण को भी डैमेज हो जाता है। तो हमें अब सारे ब्रेजिंग प्रोसेस कर लेने हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ब्रेजिंग किया डिस्चार्ज पाइप का और कंप्रेसर को चलाकर देखा क्या मेरा ब्रेज लीक तो नहीं है, या फिर आप सोचेंगे कि मैं इसको थोड़ा फ्लैश करवा लेता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। उसके बाद कैपिलरी को आपको भी अच्छी तरीके से कट करना है। कोशिश कीजिए कि आप कैपिलरी कटर का इस्तेमाल करें कैपिलरी को काटते हुए। इससे आपका उपकरण काफ़ी अच्छा यानी कि वो अपनी क्षमता से कार्य करेगा। फाइल वाला हम जो कट करते हैं उसमें थोड़ी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा पैसे का नहीं आता है कैपिलरी कटर अपने पास रखें और कटर से ही कैपिलरी को काटने की कोशिश कीजिए। और अब मैं बात कर रहा था कि आपको ब्रेजिंग का प्रोसेस काफ़ी अच्छी तरह से करना है और फ्लैशिंग नहीं करवाना है। कंप्रेसर को एक बार भी आपको चलाकर नहीं देखना है। अगर आपने गलती से कंप्रेसर को चला दिया, उससे फ्लैश करवा लिया, तो आपके कंप्रेसर में मॉइस्चर एंटर कर जाएगा और जिससे आपके इस उपकरण में धीरे धीरे एक क्षय रोग यानी कि टीबी का रोग लग जाएगा। तो उसके बाद अब हम इसके फ़िल्टर या ड्रायर को हम ब्रेज कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो फ़िल्टर हमारा ड्रायर होता है स्ट्रेनर ना यूज़ करें, आप ड्रायर ही यूज़ करें। क्योंकि दोस्तों गलती से या फिर हमारी गलतियों से अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर हमारे उपकरण में चला जाएगा, तो अगर आपने ड्रायर का इस्तेमाल किया है तो वो ड्रायर उसे सोख लेगा। यही ड्रायर का कार्य होता है। इसलिए आप पैसे की तरफ मत देखिए और ड्रायर का ही इस्तेमाल करें। आपको इस पर ब्रेजिंग करते हुए अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है और जल्दी से ही इन दोनों ब्रेज को, यानी कि जो कंडेंसर से हमारी पाइप आ रही है और जो हम कैपिलरी का नीचे ब्रेजिंग कर रहे हैं, इनको जल्दी से कर लेना है। ज़्यादा गर्म आपको ड्रायर नहीं करना, नहीं तो इससे ड्रायर की क्षमता कम हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। और कोशिश कीजिए कि अगर आप उपकरण को डबल वैक्यूम करवा रहे हैं तो आप कोई प्रोसेस पाइप थोड़ी लंबी, जो भी आप देख रहे हैं इससे लंबी कर लीजिए और यहाँ से या फिर पिन वाल लगा लीजिए, तो यहाँ से आप डबल वैक्यूम कर पाएंगे। अगर आप उपकरण को डबल वैक्यूम करते हैं तो आपकी उपकरण की क्षमता काफ़ी अच्छी कूलिंग की हो जाएगी। यह इस विषय पर मैंने एक स्वतंत्र वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हमने सभी जो ब्रेजिंग है वो कंप्लीट कर ली है। प्रोसेस पाइप को भी हमने पिन वाल लगा दिया है और अब हम इसमें ड्राई नाइट्रोजन से प्रेशर डाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मेरे सिलेंडर में शायद प्रेशर कम है, इसलिए हल्का फुल्का ही प्रेशर जा पाएगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको डबल स्टेज रेगुलेटर के साथ ही नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। जो आप चित्र में देख रहे हैं बाईं साइड, ये सिंगल टाइप रेगुलेटर है, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना, नहीं तो आप जोखिम में पड़ सकते हैं। हमेशा डबल स्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। उसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों, इसमें 2 घड़ी लगी होती हैं। जैसे ही आप इसके वाल्व को खोलोगे तो एक घड़ी में प्रेशर दिखाएगा सिलेंडर का, और दूसरे में जब आप इस रेगुलेटर को मूव करोगे, जो अभी आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आप करोगे तो ये धीरे धीरे ही प्रेशर आके भेजेगा, एकदम से प्रेशर को नहीं जान देगा, जिससे कि हमारे उपकरण में ब्लास्ट होने के चांस कम हो जाते हैं और हम अपनी सुविधा के अनुसार उतना ही प्रेशर आराम से डाल पाते हैं जितना हमें डालना है। और आपको ध्यान रखना है, आपको अगर छोटा उपकरण है तो 90 या 100 पैसे के आसपास प्रेशर डालें। अगर आपका बड़ा उपकरण है, जैसे कि मैं अभी डिफ्यूजर पर काम कर रहा हूँ, तो 150 पैसे ही प्रेशर काफ़ी होता है ड्राई नाइट्रोजन का। और फिर आपको सारे प्रोसेस यानी कि झाग के द्वारा आप अगर लीकेज चेक करने जा रहे हैं वो अपनाएं। और लीक डिटेक्टर के लिए तो आपको रेफ्रिजरेंट के बाद ही आप वो कार्य कर पाएंगे। तो हमने जितना प्रेशर था दोस्तों उसको डालकर मैंने चेक किया और लीकेज मेरे को नहीं मिल पाई, शायद प्रेशर कम था। फिर भी हम एक चांस लेंगे आगे, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब हमने वैक्यूम की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। जो अभी आप देखें दोस्तों, ये मेरा कंप्लीट चार्जिंग स्टेशन है। इसमें मेरा वैक्यूम पंप और मैनिफोल्ड गेज सभी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मॉइस्चर आपको
दिखता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर गैस ब्लास्ट वाला ऑप्शन भी है। अभी आप देख सकते हैं इसके शीशे में कितना मॉइस्चर जम गया है। जैसे ही आप किसी उपकरण को पहली बार वैक्यूम करें, यानी कि स्टार्टिंग में आपने लगाया, तो आप गैस ब्लास्ट स्विच को ओपन कर दीजिए, जिससे कि जो मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में उपकरण में इकट्ठा हुआ था वो एकदम से वैक्यूम पंप से बाहर निकल जाएगा। इससे आपकी वैक्यूम पंप की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका वैक्यूम पंप जल्दी नहीं ख़राब होगा। इसमें जो अभी आप ये बड़ा गेज देख रहे हैं, ये डीप वैक्यूम देखने के लिए है, जिसमें 2 रीडिंग है, मिलीबार में और टोर में। और हम माइक्रोन में भी ज़्यादातर वैक्यूम की रीडिंग को मापते हैं। हमें इसे 500 माइक्रोन तक वैक्यूम करना है, इसलिए मैं इसे 5 मिलीबार तक का वैक्यूम करूँगा, यानी डीप वैक्यूम करूँगा मेरे इस उपकरण को, ताकि कूलिंग की क्षमता काफ़ी अच्छी हो। तभी जाकर यह उपकरण पूरी तरह से काम कर पाएगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नहीं बढ़ाएगा। आपको यह ध्यान रखना होता है कि अगर आपने उपकरण को अच्छी तरह से फ्लश नहीं करवाया, अच्छी तरह से वैक्यूम नहीं किया, अच्छी तरह से वो सारी अच्छी आदतें नहीं अपनाई, तो भी वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो लगातार चलता रहेगा, जिससे कि हमारे जो थर्मल है वो भी लगातार चलते रहेंगे और हमारा उपकरण विद्युत का ज़्यादा खर्च करेगा, जिससे हमारे कस्टमर की जेब पर भी उसका असर पड़ेगा और हमारे पर्यावरण में भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सभी अच्छी आदतें अपनाते हुए ही आप किसी भी उपकरण पर कार्य करें। तो वैक्यूम का प्रोसेस दोस्तों धीरे धीरे हो रहा है और आज हम इस उपकरण में गैस को तोलकर डालेंगे, जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो गैस को तोलकर ही डालिए। अभी आप जो मेरी वजन तोलने वाली मशीन देख रहे हैं, ये लेटेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसके द्वारा ही मैं उतना ही वजन गैस डालूंगा जितना हमारे इस उपकरण पर लिखा हुआ है। फिर हम इसके क्षमता को जांचेंगे। तो मैंने सभी सेटअप कर लिया है, सिलेंडर को भी मैंने लगा दिया है, जिसकी चार्जिंग लाइन भी वैक्यूमाइज हो गई है, इसलिए मैं इसे पर्ज नहीं करूँगा। कोशिश कीजिए कि आप सारा सेटअप करके और सभी चार्जिंग लाइन समेत सभी सिस्टम को वैक्यूम कर लें। अब वैक्यूम मैंने बंद कर दिया है और सभी वाल्व मैंने बंद कर दिए हैं। यह ज़रूरी है क्योंकि यह ऐसे ही वर्क करता है। विशेष तौर पर ख़ास तौर पर हम मैनिफोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ये कंप्लीट मेरा चार्जिंग स्टेशन है। तो अब हम धीरे धीरे से गैस को उपकरण की तरफ भेजेंगे और फिर मैं यह सिलेंडर जो हमारी वजन तोलने वाली मशीन है इस पर रख दूंगा। जो ये वजन तोलने वाली मशीन दोस्तों, आप ज़रूरी है कि इतनी महंगी ही इस्तेमाल करें। हल्की भी मशीनें जैसे अभी आप देख रहे हैं ऐसी बाज़ार में मिल जाती हैं, उनका भी इस्तेमाल आप इस कार्य कर ले कर सकते हैं। हमें सिर्फ वजन को तोलना है, जिसका आप किसी भी मशीन के द्वारा उसका कार्य ले सकते हैं। तो यह ज़रूरी है कि हमें महंगे उपकरण से ही हमारी क्षमता का बढ़ावा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको जो प्रोसेस हमें अपनाना है उसके लिए एक उचित टूल्स का इस्तेमाल करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसलिए हम 700 या 800 रुपये की ये वजन तोलने वाली मशीन आपको बाज़ार में मिल जाएगी, इसका भी इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी किया हुआ है पहले से, अब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको एक स्वतंत्र वीडियो में बताऊंगा आगे। इस पर मैं विशेष रूप से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, आप मीटर की तरफ देखिए, कंपाउंड गेज, जैसे ही मैं इसके बटन को पुश करता हूं तो गैस जाती है और उतनी ही क्वांटिटी इसके अंदर दर्ज हो जाती है, यानी कि 5 ग्राम या 10 ग्राम जो भी गैस गई है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। देखिए, हमारे उपकरण पर गैस का वजन लिखा हुआ है 134 R134 एक गैस है हमारे इस उपकरण में और इसका वजन है 130 ग्राम। तो इसमें हम 130 ग्राम गैस को ही डालेंगे और इसीलिए हमने इस वजन तोलने वाली मशीन का इस्तेमाल किया है। बैक प्रेशर से आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाते, क्योंकि दोस्तों बैक प्रेशर मौसम में तब्दीली के अनुसार घटता है बढ़ता रहता है, इसलिए आपको काफ़ी इंतज़ार भी करना होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है किसी भी उपकरण में गैस भरने का कि आप उस उपकरण में जो गैस की मात्रा लिखी हुई है उतनी ही वजन तोलकर उसमें गैस डाल दें। इससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। लेकिन आपको यह कंफर्म करना है कि आपने जो सभी प्रैक्टिस अपनाई है इससे पहले, वैक्यूम से लेकर ब्रेजिंग तक, वो सभी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका वजन तोलकर गैस डालने का फ़ायदा है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने वजन तोल के गैस डाल दी और आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया तो उपकरण आपका अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको दोस्तों यह बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे तो इसके जो फ़ायदे हैं आप खुद ही उन्हें देखकर अचंभित हो जाएंगे। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस अपनाने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। और
उपकरण को फिर अपना काम करने दीजिए। देखिए अभी गैस धीरे धीरे जा रही है। जब स्टार्टिंग में उपकरण में हम गैस डालते हैं तो बैक प्रेशर थोड़ा हाई लेवल का आएगा, यानी कि 10 से ऊपर भी आ सकता है, 15-20 के आसपास। जैसे जैसे कंप्रेशर चलेगा और कूलिंग हमारे उस उपकरण में होगी तो कंप्रेशर जो बैक प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। इसलिए हमें वजन तोलकर ही गैस डालने का फ़ायदा है। और मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि मैंने इसमें नाइट्रोजन प्रेशर कम था तो एक ब्रेजिंग हमारा हल्का सा लीक रह गया था। तो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन RX-34 एक ही छोड़ी और मैंने लीक डिटेक्टर से चेक किया तो वो मेरे को लीकेज का पता लग गया और मैंने उसे दोबारा से ठीक करके दोबारा से फिर वैक्यूम किया और फिर दोबारा से गैस डाली। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी कार्य स्किप नहीं करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको ये नहीं है कि मेरी ब्रेजिंग काफ़ी अच्छी है तो लीकेज नहीं होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमसे गलतियां होती हैं और जल्दी में भी होती हैं। अभी देखिए इसका जो तापमान है अंदरूनी 28 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं। हम धीरे धीरे इसकी क्षमता को जांचेंगे। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, यह नहीं सोचना है कि मेरी ब्रेजिंग लीक नहीं हो सकती। दोस्तों यही वजह है जो हमें पीछे की तरफ रखती है और हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इसलिए आपको सभी प्रोसेस करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना। अगर आपके पास ड्राई नाइट्रोजन नहीं है तो आप फ्लैशिंग ना करवाएं। आप सिस्टम को जोड़कर साइकिल को पूरा कंप्लीट करके आप उसमें अच्छे से वैक्यूम कीजिए और गैस डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप हवा के द्वारा या किसी अन्य केमिकल के द्वारा फ्लैशिंग करवाएंगे तो वो नुकसान करेगी। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है। और उसके बाद जो लीकेज सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे इस पॉइंट से होती है, हमारा जो ये पिन वाला पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पिन में रबड़ होती है और एक जो ये डेड नट लगा हुआ है इसमें भी रबड़ होती है। और टाइम के अनुसार ये रबड़ें पिचक जाती हैं, यानी कि इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, आप 1 साल के बाद इन्हें डेड नट को बदल दीजिए या फिर अपने उस पिन को ही बदल दीजिए। और मैंने यही किया, मैंने यहाँ पर एक नया डेड नट लगा दिया है। उसका ओरिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और यहीं से गैस ज़्यादातर लीक होती है। इस विषय पर भी मैंने एक फॉल्ट फाइंडिंग की हुई है, वो मैं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो में के दौरान बताऊंगा। तो दोस्तों आपको सभी अच्छी आदतें अपनाते हुए ही किसी भी उपकरण पर कार्य करना है तो आप रिजल्ट देखकर काफ़ी अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों कोशिश यही थी कि मैं आपको उपकरण में गैस कैसे डाला जाता है उसके बारे में कुछ बता पाऊँ और जिससे कि आपको भी कोई फ़ायदा हो। विशेषकर जो दोस्त नए हैं इस लाइन में उनके लिए ही मैंने ये कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। और दोस्तों एक विशेष बात, आप सबके प्यार से ही आज हमारा जो योगेश टेक्निकल का परिवार है वो 1 लाख से ऊपर चला गया। इसके लिए मैं फिर से आपका काफ़ी धन्यवाद करता हूं। इसके लिए मैंने विशेष तौर से भी आपका धन्यवाद किया था। आपका प्यार और उत्साह ऐसे ही बना रहे और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ये देखिए दोस्तों, ये 2 डेड नट हैं, इनकी रबड़ आप देख सकते हैं। एक की रबड़ काफ़ी पिचकी हुई है और एक की आप रबड़ में फ्लावट देख सकते हैं। यही वजह होती है कि धीरे धीरे वाइब्रेशन होने से ये नट ढीले हो जाते हैं और कई बार इनकी रबड़ भी पिचक जाती है। तो आप इन्हें बदल दीजिए जब भी आपको ये लगे कि काफ़ी पुराने हो गए हैं। ऐसा केस मेरे उपकरण में आया है, वो मैं आपको एक वीडियो के साथ साथ उसे बताऊंगा ताकि आप उससे कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकें, इस विषय पर आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों जो चीज़ें हमने अप्लाई की वो भी आप अप्लाई करके देखिए और फिर आप अपने उपकरण की क्षमता को जांचिए। अब मैंने बैक प्रेशर जो इसका रखा है वो देखिए आप 5 PSI से नीचे है, यानी कि मेरा जो उपकरण है अब वो लगभग -24 के आसपास चला जाएगा, जो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अभी 22 आपने देखा, अभी मैं जो लास्ट का इसका क्षमता है वो आपको दिखाऊंगा। और आप देखिए बैक प्रेशर नीचे की तरफ आ चुका है, 5 PSI के लगभग ही होगा, इससे कम ही होगा। क्योंकि जितना बैक प्रेशर आपका आपके उपकरण की लास्ट में आएगा वही आपकी कूलिंग क्षमता को तय करेगा। तो हमारा लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार फिर से लीकेज चेक करेंगे, कोई लीकेज तो नहीं है। देखिए 22 से 10 डिग्री सेल्सियस पर मेरा तापमान आ चुका है। अभी हमारा उपकरण और चलेगा और हम इसके लास्ट वाले रिजल्ट को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों किसी भी उपकरण पर कार्य करते हुए आप सभी अच्छी आदतों को अपनाएं ताकि आप पर्यावरण के साथ साथ अपना भी फ़ायदा कर पाएँ। देखिए अभी -23.8 आप उपकरण का तापमान देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से लगभग काफ़ी है। तो अच्छी प्रैक्टिस करते हुए आप उपकरण पर कार्य करेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। दोस्तों आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी पा सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।